हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजेएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर से लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहला टेस्ट आईपीसी का अपलोड किया था और उसके बाद हमने 21 सितंबर को अपना दूसरा मॉक टेस्ट सीपीसी का अपलोड किया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। अगर उन स्टूडेंट्स के मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में उस टेस्ट सीरीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ सकते हैं, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी सॉल्व करवा सकते हैं। और जैसे कि हम सभी को पता है कि बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम की डेट 7 अक्टूबर तय की गई है और जो भी स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी हेल्प के लिए और उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने का प्लान बनाया है। जो भी स्टूडेंट्स हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो ब्रोशर में दिए हुए टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ सकते हैं, और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट है वो ब्रोशर में दिए हुए नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी सॉल्व करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो भी एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पर ही है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब और कई स्टेट्स में एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है बल्कि ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और हमें इन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़े स्कोरिंग होते हैं। क्योंकि अगर आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका पता है तो आप इन क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छे नंबर ले सकते हैं। बल्कि थ्योरी में इतने नंबर नहीं आते, क्योंकि थ्योरी में सबको ही पता होता है कि हमने क्या लिखना है, परंतु जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप आंसर को अटेम्प्ट करना होता है और हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप हमने कहाँ एक्सप्लेन करना है। तो आज के आंसर में हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखेंगे। जो आज का क्वेश्चन है वो है, अखिल एंड निहारिका वर मैरिड फॉर 18 years and got divorced recently. They have an 8 years old child. Akhil claims custody of the child, stating that he is a natural guardian of a child, and moreover Niharika is only a teacher in a primary school, whereas he is a rich businessman and therefore he can sponsor best quality of education for his child. Niharika on the other hand claims that she will do everything possible to raise her child in the best possible manner. Discuss the requirements for custody and decide whether Niharika should be entitled to the custody of child even during the existence of the father. तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले अपने मेन इशू को लिखना है। इस क्वेश्चन में जो मेन इशू होता है वो वह होता है जिस पर हमारी जजमेंट बेस्ड होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो हमारा मेन इशू है वो यह है कि निहारिका को बच्चे की कस्टडी दे देनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो फादर है वो ही चाइल्ड का नेचुरल गार्डियन कंसीडर किया जाता है। तो क्या नेचुरल गार्डियन की एग्जिस्टेंस में होते हुए भी हम उस चाइल्ड की कस्टडी उसकी मदर को दे सकते हैं? जो हमारा यह इशू है ये मेन बोन ऑफ कंटेंशन है, क्योंकि जो हमारी जजमेंट है वो इसी इशू पर बेस्ड होगी। अपने आंसर में किसी भी इशू को एक्सप्लेन करने के बाद हम उस क्वेश्चन के फैक्ट्स को पढ़कर एक रीजनिंग देते हैं और उसके बाद हम अपनी रीजनिंग को किसी भी जजमेंट के साथ सपोर्ट करके या फिर किसी भी लीगल प्रोविजंस के साथ सपोर्ट करके अपने डिसीजन को देते हैं। अपने आंसर में अपने इशू को एक्सप्लेन करने के बाद हम यह बताएंगे कि जब भी कोर्ट के पास कोई भी केस कस्टडी के रिगार्डिंग आता है तो उस केस में जो पैरामाउंट कंसिडरेशन होती है वो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड होता है। यह नेचुरल गार्डियन का एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि अगर वो नेचुरल गार्डियन है तो उसको ही कस्टडी मिलेगी।
अगर कोर्ट को लगता है कि उस नेचुरल गार्डियन को चाइल्ड की कस्टडी नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह चाइल्ड के हक में नहीं है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो नेचुरल गार्डियन को चाइल्ड की कस्टडी नहीं देगी, बल्कि वो किसी और व्यक्ति को भी चाइल्ड की कस्टडी दे सकती है। इसके बाद हम अपने आंसर में सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो फादर है बच्चे का उसको ही नेचुरल गार्डियन कंसीडर किया जाता है, परंतु इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आफ्टर द फादर जो मदर है चाइल्ड की उसको नेचुरल गार्डियन कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वर्ड आफ्टर द फादर है उसका मतलब यह नहीं है कि फादर की डेथ होने के बाद ही हम मदर को नेचुरल गार्डियन कंसिडर करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी फादर अनेबल है बच्चे की कस्टडी लेने के लिए और वो अपनी लाइफ टाइम के दौरान बच्चे को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकता है और वो बच्चे को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकता है, तो उस केस में उसके जीवित होते हुए भी मदर को नेचुरल गार्डियन कंसीडर किया जा सकता है। यह जो जजमेंट है वो आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों को ही इक्वल अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो नेचुरल गार्डियन का कस्टडी का अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। हम कस्टडी के केस में गार्डियन की कन्वीनियंस और उसका प्लेजर नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे के वेलफेयर को ही कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए हम सेक्शन 13 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जब भी कोर्ट एक बच्चे की कस्टडी के केस को ट्राई करेगी तो उस टाइम पे जो मेन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे का वेलफेयर होगा और कुछ भी नहीं होगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि किसी बच्चे की कस्टडी ऐसे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए जिसके पास उस चाइल्ड की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी, तो उस केस में कोर्ट उस व्यक्ति को बच्चे की कस्टडी नहीं देगी, बल्कि कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो किसी और व्यक्ति को भी उस चाइल्ड का गार्डियन अपॉइंट कर सकता है और उसको उस बच्चे की कस्टडी दे सकता है। अपने सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद लास्ट में हम अपनी जजमेंट को देंगे और बताएंगे कि इस केस में अखिल ने यह क्लेम किया था कि वो बच्चे का नेचुरल गार्डियन है और वो बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है क्योंकि वो एक रिच बिजनेसमैन है, परंतु जो निहारिका है उसने यह एश्योर किया था कि शी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू रेज द चाइल्ड इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। और अगर इस केस में कोर्ट को यह लगता है कि जो बच्चे का वेलफेयर है वो माँ के साथ रहने में है और जो उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी वो अपनी मदर के साथ रहने में है, तो इस केस में जो कोर्ट है वो बच्चे की कस्टडी निहारिका को दे सकती है। क्योंकि गीता हरिहरन केस के मुताबिक अगर कोर्ट को यह लगता है कि जो बच्चे का फादर है वो अनेबल है और वो बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड नहीं करवा सकता है, तो इस केस में कोर्ट के पास अधिकार है कि वो उस बच्चे की कस्टडी उसकी मदर को दे सकती है। तो इस केस में अगर कोर्ट को यह लगता है कि निहारिका के पास रहने से बच्चे की अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, तो इस केस में जो कोर्ट है वो बच्चे की कस्टडी उसकी मदर निहारिका को दे सकती है। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले इशू को लिखना है, उसके बाद अपनी रीजनिंग देनी है और उसके बाद अपनी रीजनिंग को किसी भी जजमेंट या फिर लीगल प्रोविजन से सपोर्ट करना है और उसके बाद अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करना है। अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले आगे के आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं, वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करने के लिए इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं।
और उसके बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए हमारी टीम ने स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च करने का प्लान बनाया है। और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो ब्रोशर से उस टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।